जी भाई। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं, जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है IFRS 1। अगर आप इसके न्यूमेरिक के ऊपर गौर करें तो ये IFRS 1 पहला IFRS है। पहले IFRS से आप ये ना समझिएगा कि ये दुनिया का पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। पहले IFRS का मतलब ही यही है, यानी आप इसके नाम से समझ गए होंगे, इट इज द फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ IFRS। ये इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगर कभी दुनिया में कोई कंपनी जिंदगी में पहली बार अपनी रिपोर्टिंग के लिए IFRS को चुन रही हो, यानी IFRS के रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को चुन रही हो, तो उस कंपनी को क्या तौर तरीके अपनाने चाहिए हैं, ये IFRS 1 के अंदर लिखा है। IFRS 1 क्या है? अगर कभी भी कोई भी कंपनी जिंदगी में पहली बार IFRS को अप्लाई करने जाए तो उसको क्या क्या बातें कंसिडर करनी होंगी, ये IFRS 1 के अंदर लिखा गया है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि जिंदगी के अंदर कोई भी कंपनी पहली बार IFRS को तभी फॉलो करे जब वो पैदा हुई है, ऐसा नहीं है। देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सारी बहुत पुरानी पुरानी कंपनीज हैं और दुनिया के हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई कंपनी जरूर मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में जब से कंपनीज मौजूद हैं तब से दुनिया के अंदर IFRS मौजूद हुआ करता था, बल्कि आज के मॉडर्न जमाने के अंदर भी, आज के मॉडर्न जमाने के अंदर भी दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी के अंदर यानी यूएस की इकोनॉमी के अंदर आज तक IFRS फॉलो नहीं होता। आप सब लोग ये बात जानते हैं कि यूएस के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, उनको कहा जाता है यूएस गैप। यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और गैप का मतलब हुआ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि आज के मॉडर्न जमाने के अंदर आधी से ज्यादा दुनिया के ऊपर IFRS का जोर है। यानी आधी से ज्यादा दुनिया, दुनिया का मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिफरेंट कंट्रीज हो, आधी से ज्यादा दुनिया के ऊपर IFRS का गलबा है। लेकिन देखो, पूरी आधी दुनिया एक तरफ और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी एक तरफ, तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर आप जाके देखें तो वो यूएस की इकोनॉमी है, और यूएस के अंदर आज भी यूएस गैप ही अप्लाई होता है। तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी, देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि एक ऐसी कंपनी जो कि पहले सिर्फ यूएस के अंदर काम किया करती थी, एक ऐसी कंपनी जो कि पहले सिर्फ यूएस के अंदर काम करती थी, वो यूएस गैप को फॉलो करती थी, आज वो एक ग्लोबल कंपनी बनना चाहती है, वो मल्टीनेशनल कंपनी बनना चाहती है और वो अडॉप्ट करना चाहती है IFRS को। अब अगर कोई कंपनी पास्ट के अंदर यूएस गैप फॉलो करती थी और अब वो चल के IFRS फॉलो करना चाहती है, शायद इस वजह से IFRS फॉलो करना चाहती है क्योंकि उसने अपना हेडक्वार्टर यूके के अंदर मूव कर दिया है, या उसकी कोई मेजर सब्सिडरीज यूके के अंदर स्टैब्लिश हो गई हैं, या गवर्नमेंट की रेगुलेशन की वजह से किया जा रहा है, या एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट की वजह से किया जा रहा है, किसी भी रीजन की वजह से अगर कोई यूएस गैप वाली कंपनी IFRS के ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश करेगी तो उसको IFRS 1 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS कर रहे होंगे, तो उनको इस बात की नॉलेज चाहिए होगी कि पुरानी चीज से जब नई चीज पे ट्रांजिट कर रहे हैं, जब पुरानी चीज से नई चीज के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो यह मामला कैसा रहा करेगा, यानी इस मामले को कैसे निभाया जाएगा। अब इस बात की नॉलेज के लिए आपको IFRS 1 पढ़ना जरूरी है। अब एक स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर मुझे बात समझ में नहीं आई कि अगर कोई यूएस की कंपनी पहली बार IFRS फॉलो करने जाए तो इसमें आपको बड़ी बात क्या है? सर सही है ना, पहले यूएस गैप फॉलो करते थे, उसमें भी तो डेबिट क्रेडिट ही होता था, उसमें भी तो अकाउंटिंग ही होती थी, उसी में उसमें भी तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट और यही सारी चीजें होती थी। अब अगर कोई कंपनी IFRS के ऊपर आ ही रही है और कोई यूएस की कंपनी IFRS के ऊपर आ ही रही है, तो इसमें बहुत बड़ी क्या बात है? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको समझाता हूं। वैसे तो ये बात देखो बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि आधी से ज्यादा दुनिया के अंदर IFRS आज के जमाने में फॉलो किया जाता है, हेंस ACCA की प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर, बिकॉज वी स्टडी वेरी गुड IAS एंड IFRS। ये बात तो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये बात तो 100% है। लेकिन आप एक बात ये जरा सोचो कि यूएस के अंदर यूएस गैप फॉलो होता है और यूएस की इकोनॉमी का साइज का रेफरेंस मैं आपको कुछ ऐसे दूंगा कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मुझे जरा लॉजिकली सोच समझ के एक कॉमन सेंस का आंसर दीजिएगा। ये तो मैंने बता दिया कि यूएस की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की साइज है। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड?
second largest. I mean, give me some hint. Okay, Abdul Aziz says China. Anyone else? China. China की आवाज आ रही है. Is China the next largest economy in the world? And the answer is yes. दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? यूएस. और दुनिया की सेकंड बेस्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? चाइना. और बल्कि अगर ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो चाइना इज ग्रोइंग एट अ गुड पेस. यानी अपने को तो ये लगता है, बल्कि हम चाइनीज से दोस्ती साले इस वजह से किए हुए हैं क्योंकि अपने को लगता है कल के सुपर पावर्स ये होंगे. और क्योंकि कल के सुपर पावर्स ये होंगे तो हम हमेशा किसी मतलब बड़े लड़के के साथ घूमना चाहते हैं, तो हम तो उसके साथ घूम रहे हैं. लेकिन आपको इस बात का अंदाजा, मैं इस बात से, आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगाएं, चाइना इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस. और अगर ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो शायद यूएस को भी बड़ा अच्छा कंपटीशन देती होगी. चाइना की इकोनॉमी का साइज, चाइना कितना ग्रो कर रहा है ना. सब बोलते हैं कि चाइना दुनिया खा जाएगा, क्या क्या कर लेगा, सबको डेट ट्रैप के अंदर फंसा रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हम सब ये बात सुनते हैं. बट चाइना की इकोनॉमी इज अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ यूएस की इकोनॉमी. दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है चाइना. और वो सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी जो कि चाइना है, वो यूएस का आज भी सिर्फ 60% है. यानी 40% का तो आज से गैप है. तो आप जरा अंदाजा लगाएं यूएस की इकोनॉमी कितनी बड़ी इकोनॉमी है. अब यूएस की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इसका मतलब यूएस की इकोनॉमी पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स को, पूरी दुनिया के बिजनेस वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है. और वो जो बिजनेस वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने वाली इकोनॉमी है, वो अपनी अकाउंटिंग के लिए क्या फॉलो करते हैं बेटा? यूएस गैप फॉलो करते हैं. और ये लोग जो यूएस गैप फॉलो करते हैं ना, ये यूएस गैप आईएफआरएस के बराबर नहीं है, बल्कि मैं ऐसे बोलूंगा कि आईएफआरएस के तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है. मैं आपको चंद मिसालें देता हूं जिसके जरिए मैं आपको समझा पाऊंगा कि कितना बड़ा गैप है यूएस के अंदर और आईएफआरएस के अंदर. तो क्यों जरूरत पड़ेगी आईएफआरएस 1 की, ताकि ट्रांजिशन लेकर आया जाए. मैं मिसालें देना स्टार्ट करता हूं. हम सब लोगों ने आईएएस 16 के अंदर, आईएफआरएस के अंदर ये पढ़ा है कि यार प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मेजर करने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स, कॉस्ट मॉडल एंड रीवैल्यूएशन मॉडल. बल्कि हम तो बजाते खुद ये प्रेफरेबल समझते हैं कि एंटिटीज रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर जाया करें, ताकि करंट वैल्यूज को अपनी बुक्स के अंदर आके रिप्रेजेंट किया करें. यूएस गैप के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए कोई रीवैल्यूएशन मॉडल है ही नहीं. वो सिर्फ कॉस्ट मॉडल के ऊपर बिलीव करते हैं. उनके हिसाब से मॉडल होता ही एक है जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल है. हमारे हिसाब से दो मॉडल होते हैं जिसके अंदर से प्रेफर्ड मॉडल रीवैल्यूएशन मॉडल है, लेकिन वो वाला मॉडल तो यूएस के पास होता ही नहीं है. एक और मिसाल देता हूं. हमारे यहाँ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है आईएएस 38. आईएएस 38 के अंदर हमको इस बात की इजाजत मिलती है कि अगर कोई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि चंद क्राइटेरियाज को मीट कर जाए, तो उस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को एज एन इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज कर दिया जाता है. यूएस गैप के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है. यूएस गैप के अंदर सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस पीएनएल के अंदर चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल देता हूं. हमारे यहाँ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है इंपेयरमेंट, आईएएस 36 इंपेयरमेंट. हमारे यहाँ इंपेयरमेंट इज द सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. यूएस गैप के अंदर भी इट इज द सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. लेकिन आईएएस 36 के अंदर आईएएस 36 के अंदर इंपेयरमेंट ऑफ रिवर्सल अलाउड है, लेकिन यूएस गैप के अंदर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट अलाउड नहीं है. एक और मिसाल देता हूं. हमारे यहाँ आईएएस 40 एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है विच इज लिंक्ड, विच इज रेफरेंस या विच इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज. यूएस गैप के अंदर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं जिसका ताल्लुक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हो. तो आप अंदाजा लगाएं. फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ प्रेफर्ड मेथड फीफो या एफको है, बल्कि हमारे यहाँ लीफो मेथड, प्रेफर्ड छोड़ो, लीफो मेथड हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है, उनके यहाँ अलाउड है. तो जरा देखो कितने फर्क होते हैं दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी की अकाउंटिंग के अंदर और बाकी सारी दुनिया की अकाउंटिंग के अंदर. देयर इज अ बिग गैप, कोई स्मॉल गैप नहीं है, देयर इज अ बिग गैप. और आप लोगों को ये बात पता होगी कि यूएस गैप की बॉडी जिसका नाम है एफएएसबी, यूएस के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, और आईएएसबी आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसका नाम है कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट. और क्योंकि आपको ये नजर आ गया मेरी मिसालों से कि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट आईएएसबी थिंक्स एंड व्हाट एफएएसबी थिंक्स,
तो इतने बड़े गैप को ब्रिज अप करने के लिए आज के जमाने के अंदर मेहनतें चल रही हैं कि ये दोनों बॉडीज आपस में बैठ के कन्वर्ज कर जाएं, दोनों अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सिमिलर बना लें, सेम बना लें। लेकिन जब तक वो नहीं होता और कोई ऐसी कंपनी जो कि फॉर एग्जांपल एक यूएस की कंपनी है और वो अब यूएस गैप से शिफ्ट करना चाह रही है फॉर एग्जांपल आईएफआरएस के ऊपर, तो उसको अपनी बुक्स के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आनी पड़ेंगी। हो सकता है कोई पुरानी रिवर्सल मिटानी पड़ जाए, हो सकता है किसी इंटेंजिबल एसेट को कैपिटलाइज करना पड़ जाए, हो सकता है कोई ऐसी लाइबिलिटी हो जिसको आईएफआरएस मना करता है रिकॉग्नाइज करने से, तो उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ जाए। आपको काम बहुत सारे करने पड़ जाएंगे। और आपको क्या क्या काम करने पड़ जाएंगे जब आप पहली बार आईएफआरएस को अपनी बुक्स के अंदर अडॉप्ट करने जा रहे हैं, वो आपको कौन बताएगा? आईएफआरएस 1 बताएगा। अग्रीड? अच्छा, आपके एग्जाम के अंदर, यानी मैं P2 और SBR के ACCA के एग्जाम के अंदर बात करता हूं, तो IFRS 1 कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है जो कि हर दूसरी तीसरी अटेम्प्ट के अंदर आके टेस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर पूरी हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो आज तक IFRS 1 शायद एक बार टेस्ट हुआ है, एक बार। पहले IFRS 1 सारी P2 SBR की जिंदगी के अंदर एक बार टेस्ट हुआ है और अब दूसरी बार टेस्ट होगा, वो आपकी अटेम्प्ट होगी। जो चीज कभी नहीं आती वही तो आपकी अटेम्प्ट के अंदर आएगी भाई, जो चीज कभी नहीं आती वही तो आपकी अटेम्प्ट के अंदर आनी है। बेटा अपनी अटेम्प्ट हमेशा खराब होती है, हमेशा खराब होती है, तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो आप IFRS 1 पढ़ के जाएं। एक बहुत ही आसान 2 पेज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने समराइज कर दिया है, बहुत ही आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, गौर से समझोगे इंशाल्लाह ताला जरूर समझ में आ जाएगा। क्लियर होती है बात? ये अब जरा सुनो। अब सवाल ये है कि सर आपने इतनी लंबी तमहीद बांधी और इतनी लंबी तमहीद के बाद आप ये समझाना हमें चाह रहे थे कि यार IFRS 1 एक क्रिटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो पहली बार IFRS अप्लाई करने जाएगा उसको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन सर फिर भी हमारा सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि सर दुनिया में IFRS 1 आया ही क्यों? यानी देखो ना, कुछ बातें होती हैं जो कि कुछ बातें कहने वाली नहीं होती, बस वो होती हैं। आई मीन सही है ना? मतलब अगर ये क्या बार बार मैसेज करते रहते हो कि सर कल क्लास कितने बजे, कल क्लास कितने बजे, कल क्लास कितने बजे? अरे जब एक बार टाइम टेबल अनाउंस कर दिया तो इसका मतलब क्लास है। अभी कहने वाली बात तो नहीं है ना, बार बार कहते हैं हाँ भाई कल भी क्लास है, 1 घंटे बाद भी क्लास है, और देखो आधा घंटा रह गया क्लास होने में, ये बातें कहने वाली नहीं होती। ये जब एक बार कोई टीचर अपना टाइम टेबल अनाउंस कर दे तो उसके बाद ये नॉर्मल हो जाती है, अनटिल एंड अनलेस के कोई एक्सेप्शन आ जाए। नहीं होगी तो बता देंगे, वरना तो होती ही रहेगी दुनिया में, यही कॉन्सेप्ट है। तो अब सवाल ये आया कि सर IFRS 1 को दुनिया में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर किसी एंटिटी को यूएस गैप से IFRS के ऊपर आना था तो अब ये इतना लिखत पढ़त करके क्यों आ रहे हैं? खामोशी से आ जाते। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं IFRS 1 के पीछे? कहानी असल है क्या IFRS 1 के पीछे? तो बेटा जरा सुनो कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IFRS 1। यू हैव टू लर्न दिस फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज जरा मेक श्योर करें कि आप इसको गौर से समझें। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IFRS 1? IFRS 1 का ऑब्जेक्टिव ये है कि दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट रहे फॉर यूजर्स। पहला ऑब्जेक्टिव, हम ये चाहते हैं कि जब कोई कंपनी पहली बार अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर IFRS को फॉलो करे तो हम ये चाहते हैं कि ये बात ट्रांसपेरेंटली सबको नजर आए। IFRS 1 ये कह रहे भाई हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, हम ये चाहते हैं कि जब कोई कंपनी IFRS को स्वीकार करे, जब कोई कंपनी IFRS को स्वीकार करे तो ढोल बजा के स्वीकार करे, यानी बिल्कुल शोर शराबा होना चाहिए है, बुक्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर जाना चाहिए है, एक समझ लो एक एक बिल्कुल एक्सप्लेन्ड डिस्क्लोजर जाना चाहिए है आपकी बुक्स के अंदर कि ये कंपनी पहले यूएस गैप फॉलो करती थी और आज से IFRS फॉलो करने जा रही है। ट्रांसपेरेंसी का तकाजा है कि जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, एनालिस्ट हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ट्रांसपेरेंटली पता लगना चाहिए है कि आज से IFRS को फॉलो किया जा रहा है, आज से IFRS के मुताबिक अकाउंटिंग हुआ करेगी। और इस वजह से IFRS 1 को दुनिया के अंदर लेकर आए हैं ताकि इस ट्रांसपेरेंसी के बारे में आपको डिस्क्लोजर्स गाइड करें, ताकि आप ट्रांसपेरेंटली अपने बुक्स के अंदर बता सकें कि आखिरकार काम हो क्या रहा है। Now, one of our objectives is to be transparent for users. The other objective of IFRS 1 is to be comparable over all periods presented. Comparable over all periods presented. आपको शायद पता होगा या नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी जो कि
X3 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जा रही है। एक कंपनी है जो कि X3 ईयर X3 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जा रही है। अब आपको ये शायद पता होगा IAS 1 से। IAS 1 के अंदर एक पैरा है जिसका नाम है मिनिमम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। मिनिमम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू IAS 1, an entity shall publish an entity shall publish or present at least 1 year's preceding financial statements as comparative। अगर कोई कंपनी X3 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जा रही है ना, तो उसको बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर ये लाजिम होगा कि वो X2 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज कंपैरेटिव जरूर पेश करे। या IAS 1 की कहावत है। अब तुम जरा सोचो, कोई कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि X3 के अंदर पहली बार IFRS को फॉलो कर रही है। कोई ऐसी कंपनी है जो कि X3 के अंदर ईमान लेकर आई है और X3 के अंदर पहली बार वो क्या फॉलो करने जा रहे हैं बेटा, IFRS को फॉलो करने जा रहे हैं। तो जरा सोचो, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जब पहली बार आप X3 के अंदर IFRS को फॉलो कर रहे होंगे, तो आप जरा सोचें, पिछले साल तो आपने US गैप को फॉलो किया हुआ होगा, तो एक बहुत बड़ा कंपैरिजन का फ्लॉ आ जाता। एक बहुत बड़ा कंपैरिजन का फ्लॉ आ जाता। यानी जरा सोचो, इस साल आपकी बुक्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट नजर आ रहे होते, पिछले साल नहीं नजर आ रहे होते। इस साल इंपेयरमेंट रिवर्स हुई हुई होती, पिछले साल नहीं हुई हुई होती। इस साल रिवैल्यूएशन मॉडल की वजह से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ी हुई होती, पिछले साल नहीं नजर आ रही होती। इस साल डेफर्ड टैक्स की इंप्लीकेशंस कुछ रिकॉर्ड हुई हुई होती, कैसी तरीके से रिकॉर्ड हुई हुई होती, पिछले साल वैसे नजर नहीं आ रही होती। तो एक बहुत बड़ा कंपैरिजन का इशू क्रिएट हो सकता था कि अगर कोई कंपनी खामोशी से IFRS को अप्लाई कर दे। तो IFRS 1 बीच में आया। IFRS 1 ने बोला नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कंपैरिजन को भी प्रमोट करें। एंड देयरफॉर होगा भी आगे चल के यही कि हम इस साल तो IFRS अप्लाई करेंगे ही करेंगे, बल्कि IFRS को हम थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करवाया करेंगे। यानी X2 के अंदर भी IFRS अप्लाई करवा दिया करेंगे ताकि उससे कंपैरिजन बढ़े, ताकि उससे कंपैरिजन बढ़े। अभी आप एग्जाम के अंदर जाएंगे, मेरे साथ एक पास्ट पेपर करेंगे, एक सवाल आएगा जिसके अंदर एग्जामिनर कह रहा होगा कि कंपनी इस साल से IFRS 1 को फॉलो करने जा रही है, लेकिन पिछले साल को रीस्टेट करने को राजी नहीं है। पिछले साल को रीस्टेट करने को राजी नहीं है क्योंकि कंपनी का डायरेक्टर ये बहाना बना रहा है, आपसे ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि हमने IFRS के ऊपर आने का डिसीजन तो इस साल से लिया है, पिछले साल तो हमने डिसीजन लिया ही नहीं था। तो जब पिछले साल डिसीजन लिया ही नहीं था, तो आप पिछले साल पे IFRS कैसे अप्लाई करवा सकते हो रेट्रोस्पेक्टिव? तो उसको IFRS 1 का ऑब्जेक्टिव पढ़ा देना, और इस ऑब्जेक्टिव में से ये पढ़ के बता देना कि IFRS 1 का ऑब्जेक्टिव कंपैरेबिलिटी को प्रमोट करना भी है, एंड देयरफॉर ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ IFRS करवाता है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ IFRS करवाता है। क्लियर होगी बात? ये पहला ऑब्जेक्टिव IFRS 1 का क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव IFRS 1 का ये है कि आपने IFRS को, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रांसपेरेंट रखना है और आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपैरेबल रखना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नंबर 1। फिर उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव IFRS का ये है टू प्रोवाइड यू विद अ सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग इन अकॉर्डेंस विद IFRS। IFRS 1 कह रहा है मैं इदारों की हेल्प करना चाहता हूं, मैं इदारों की हेल्प इसलिए करना चाहता हूं, आई वांट टू प्रोवाइड देम अ सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, आगे चल के हर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होगा। आगे चल के PPNE के लिए आपने IAS 16 फॉलो करना होगा, इंटेंजिबल्स के लिए IAS 38 फॉलो करना होगा, फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए IFRS 13 फॉलो करना होगा, लीजेस के लिए IFRS 16 फॉलो करना होगा। IFRS 1 ये कह रहा है कंपनीज को कि आगे चल के तो आपने रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ही करना है, लेकिन फिर भी मैं आज आपकी ये मेहनत करना चाहता हूं कि आपको एक सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट बता देना चाहता हूं, आपके लिए एक ऐसी ओपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देना चाहता हूं ताकि आपको आज से आगे बढ़ने के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। IFRS 1 कह रहा है जो पहला मसला होगा ना, जो पहला मसला होगा ना इधर से उधर जाने का, वो सारा पहला मसला मैं अपने ऊपर ले लूंगा। एक बार पहला मसला मैंने आपका रिजॉल्व कर दिया तो आगे से चल के तो रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो ही हो जाया करेंगे। So I just want to provide you a suitable starting point in order to implement IFRS in future. क्लियर होती है बात? ये फिर एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? एक और ऑब्जेक्टिव के ऊपर अगर हम बात करें तो एक और ऑब्जेक्टिव IFRS का ये है, IFRS 1 का ये है कि वो चाहता है कि आप ऐसी IFRS 1 के तहत इंप्लीमेंटेशन करें, यानी आप जब IFRS के ऊपर जाके रिपोर्टिंग करें तो कुछ ऐसी रिपोर्टिंग हो कि इट कैन बी जनरेटेड एट अ कॉस्ट दैट डज नॉट एक्सीड बेनिफिट्स। यानी अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें,
हम देखें, आपसे ये नहीं कहने जा रहे, अब देखो ये बड़ा सवालों के अंदर भी आ जाता है लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल होता है। सर आईएफआरएस 1 कह रहा है आईएफआरएस को रेट्रोस्पेक्टिवली फॉलो करो। कितना रेट्रोस्पेक्टिवली फॉलो करें? अगर 20 साल पुरानी कंपनी है तो क्या 20 साल के अकाउंट्स तब्दील कर देंगे? सब शुरू से चलेंगे भाई। सर आप ही ने तो बोला था कहानी हमेशा शुरू से शुरू होती है, तो सर शुरू से चलेंगे और उस वक्त से 20 25 50 साल पहले से हम लोग आईएफआरएस को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। सर क्या ये कह रहे हैं आईएफआरएस 1? नहीं, आईएफआरएस 1 कह रहे हैं कि देखें, हम ये बात समझते हैं कि पहले आप किसी और राह के ऊपर थे और अब आप सिराते मुस्तकीम पे आ रहे हैं। हम ये बात समझते हैं कि पहले आपका तरीकेकार कुछ और था और आज आपका तरीकेकार कुछ और हो रहा है, बट वी जस्ट वांट टू प्रोवाइड यू अ सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट। और वो सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट भी कुछ ऐसा हो कि जिसके अंदर आप ऐसे कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर बेनिफिट ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो। आई मीन मुसलमान करने के लिए इतनी आपसे जिद्दोजहद नहीं करवाएंगे कि आप मुसलमान बनना ही ना चाहें। आई मीन अगर आपको कोई टारगेट बहुत मुश्किल नजर आ रहा होता है तो अक्सर आप कतरा जाते हैं, आप बोलते हैं छोड़ यार ये कौन करेगा, बात की बाद में देखी जाएगी। ऐसा नहीं है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मेनी कंपनीज के वो शिफ्ट कर जाएं बहुत सारे डिफरेंट गैप से आईएफआरएस के ऊपर, तो अकाउंटिंग प्रोविजंस कुछ ऐसे रखे जाएंगे जो कि आसान होंगे ताकि ज्यादा कंपनीज आईएफआरएस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। यानी वही है ना कि अगर मुसलमान बनाना है तो सिर्फ आपसे एक कलमा ही पढ़वाना है, बस आप कलमा पढ़ें और अल्लाह पे ईमान लेकर आए, उसके रसूल पे ईमान लेकर आए, आप हो गए मुसलमान बस। बाकी सारी नमाज रोजा हज ज़कात आज के बाद से स्टार्ट होना है, आज के बाद से स्टार्ट होना है। एक सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ एक कलमा है। तो ये है ही इसलिए सिर्फ एक कलमा ताकि कहानी थोड़ी सी आसान हो जाए, ट्रांजिशन आसान हो जाए। सेम गोज विद दिस कंपनी। क्लियर? अब ये बात तो देखें क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्टिव क्या है आईएफआरएस 1 का। अब सवाल ये है कि सर ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया, लेकिन इस आईएफआरएस 1 में बजाते खुद है क्या? मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि आईएफआरएस 1 बहुत ही छोटा, बहुत ही मिनिमल, बहुत ही प्यारा सा मुन्ना सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। यूं शुरू होकर यूं खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ ऐसे की फीचर्स हैं जो कि आपको समझना बड़े जरूरी हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनको समझना। क्लियर होती है सबको ये बात? डन है? अब इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं? अब इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर सबसे पहली, अच्छा कुछ मैं आपको बता दूं, मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा। चार, चार, बस 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लें, आपको आईएफआरएस 1 समझ में आ गया। बस ये 4 बातें याद रखनी है आपने। अब ये 4 बातें बहुत ही आसान बातें हैं लेकिन थोड़ा सी क्रिटिकल है। आई मीन थोड़ा सा इसके अंदर मसला होता है। अगर आप 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा क्लियर हो जाएगा कि अगर एग्जाम में आया तो यू कैन इजीली रेप्लिकेट, इजीली रेप्लिकेट। तो थोड़ा तहम्मुल से मेरी बात को सुनिएगा। एक टर्म है जो कि अभी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस टर्म का नाम है डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस। डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस। पहले मुझे जरा ये बताइएगा, आप सब लोग अपना ओपिनियन पेश करें। एक लफ्ज है, एक एक टर्म है, डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस। क्या मतलब होता होगा इसका? कोई तुक्का मारे। व्हाट डू यू मीन बाय द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस? बोले तो। डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस क्या मतलब है इसका? डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस का अगर हम लफ्जी मतलब सीखे ना, लफ्जी मतलब आई मीन लिटरल टर्म को फॉलो करें जैसे कि आप लोग अभी कह रहे हैं, तो सर डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस का मतलब ये होता होगा कि जिस दिन आपने पहली बार आईएफआरएस को फॉलो किया, जिस दिन आपने पहली बार आईएफआरएस को फॉलो किया, वो डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस है। यानी फॉर एग्जांपल निर्मल, ऐसा सीन है कि आज अगर तुमने डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल टुडे यू डिसाइड कि यार आज से तो आईएफआरएस फॉलो करेंगे, तो अगर तुमने डिसाइड कर लिया ना कि फॉर एग्जांपल आज 1 मई है और आज से हम लोग आईएफआरएस को फॉलो करेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि सर डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस इज 1 मई। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस इसी बात की क्लैरिटी देना चाहता हूं। डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस वो डेट नहीं है जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आईएफआरएस फॉलो करना है, बल्कि ये डेट कोई और है। जरा सुनो, कहते हैं द बिगिनिंग of the earliest period for which an entity presents full comparative information under IFRS। सुनना, कह रहे हैं the beginning of the earliest period for which financial statements are presented। सुनना, the beginning of the earliest financial statement presented, the beginning
ऑफ द अर्लीस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड। यानी क्या मतलब, लेट अस सपोज हम X3 के साल में हैं और तुम रिपोर्ट करोगे, पहली बार तुमने डिसाइड किया है X3 के अंदर कि तुम IFRS को फॉलो करना जा रहे हो, तुमने ये फॉलो किया है, तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम लोग IFRS को फॉलो करना चाह रहे हो, तो जो तुम्हारी पहली IFRS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी ना, वो टेक्निकली तुम्हारे हिसाब से क्या होंगी, 31 दिसंबर X3, ऐसा ही है। अगर X3 के साल में तुम लोगों ने ये डिसाइड किया कि यार आज इस साल से मुझे IFRS को फॉलो करना है, सो X31 December X3 इज द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन IFRS। मेक सेंस? आपको बात समझ में आ रही है? लेकिन डेट ऑफ ट्रांजिशन टू IFRS ये नहीं है। कहते हैं द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। क्या अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये नहीं बताया था कि जब भी कभी कोई कंपनी इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करती है तो ये उसके ऊपर लाजिम है अकॉर्डिंग टू IAS 1 मिनिमम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कि उसने कम से कम पिछले वन प्रीसीडिंग ईयर की भी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करनी होगी, पिछले वन प्रीसीडिंग ईयर की भी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करनी होगी। हाँ, तो X3 आपका करंट साल है, तो टेक्निकली आप इसके साथ X2 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रिपोर्ट करेंगे। What is the date of transition to IFRS? What is the date of transition to IFRS? The beginning of the earliest period presented. The beginning of the earliest period presented. What is the earliest period presented, by the way? What is the earliest period presented? X2. हाँ, अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड मेरी मिसाल के अंदर क्या है, X2, और उसका बिगिनिंग लेना है, तो इसका मतलब हमारी मिसाल के अंदर व्हाट इज द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू IFRS? डेट ऑफ ट्रांजिशन टू IFRS इज 1 जनवरी X2। इट इज 1 जनवरी X2। मुझे बताएं, सब लोगों को यहां तक की बात समझ में आती है? क्या हम सवालात के अंदर ये पकड़ पाएंगे कि हमारी डेट ऑफ ट्रांजिशन टू IFRS क्या है? डेट ऑफ ट्रांजिशन टू IFRS इज द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। मुझे सब लोग कंफर्म करो, यहां तक ओके की रिपोर्ट है? पहली बात समझ में आ गई? दिस इज वेरी क्रिटिकल इन फॉर क्वेश्चंस। यही तो है बस IFRS 1 में, और कुछ नहीं है भाई। मुझे बताओ, बात समझ में आती है सब लोग? अच्छा, होता क्या है कि अभी एक बच्चा आगे बोल देगा सर हाँ मुझे समझ में आ गई। एक नहीं चाहिए, ये इतने सारे लोग बैठे हुए, मुझे सबसे जवाब चाहिए। सबको बात समझ में आ रही है ना भाई? ओके की रिपोर्ट है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सवाल है मेरा आपसे, सवाल है, प्लीज जरा सुनिएगा। आपसे, हाँ बिल्कुल आप ही से सवाल है, सुने। नेक्स्ट टर्म आ रही है जी, नेक्स्ट टर्म में अरवा कह रहे हैं देयर इज अ टर्म जिसका नाम है ओपनिंग IFRS SOFP। ओपनिंग IFRS SOFP। अच्छा, SOFP बोले तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर बोल रहे हैं IFRS SOFP यानी ऐसी बैलेंस शीट जो कि IFRS के मुताबिक बनाई जा रही हो। फिर कह रहे हैं ऐसी बैलेंस शीट जो कि IFRS के मुताबिक बनाई जा रही हो और उसको लकअप किया दिया जा रहा है, उसको टाइटल क्या दिया जा रहा है, ओपनिंग। ये ओपनिंग IFRS SOFP क्या है? ये ओपनिंग IFRS SOFP क्या है? An entity's SOFP at the date of transition to IFRS. At the date of transition to IFRS. अब्दुल अजीज ने बोला सर हम X3 में हैं तो X2 ओपनिंग होगी। नो, X2 ओपनिंग नहीं है, X2 ओपनिंग नहीं है भाई, ना ऐसा ना बोलो X2 ओपनिंग है, नहीं। At the date of transition to IFRS, X2 ओपनिंग नहीं है, X2 की ओपनिंग है। क्या मतलब? पहली SOFP कब बनेगी अकॉर्डिंग टू IFRS इज 1 जनवरी X2। आप मेरी बात समझ रहे हो? यानी सब लोग मुझे कंफर्म करना है, एक मैं लाइन बोलूंगा तो मुझे बताना तुम लोगों को समझ में आ रही है यानी, सब लोग कंफर्म करना। एक्चुअली 3 SOFPs की बात हो रही है, 3 SOFPs की बात हो रही है। अगर आप X3 के अंदर हैं तो एक SOFP कौन सी है? वही 31 दिसंबर X3 वाली। इसके कंपैरेटिव के लिए ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक 31 दिसंबर X2 भी देनी पड़ेगी, वो तो देनी थी वैसे भी। 31 दिसंबर X3 ये वाला साल है, तो उसके कंपैरिजन के अंदर 31 दिसंबर X2 तो वैसे भी देनी थी, IAS 1 कहता था कि देनी है। अब नई बात क्या हो गई है कि आपको ये भी देनी है, ये भी देनी है, और प्लस आपको
डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस के ऊपर एक ओपनिंग एसओएफपी भी बनानी है, एक ओपनिंग एसओएफपी भी बनानी है, which will result in a suitable starting point to do accounting in accordance with IFRS. So basically they are talking about three SOFPs. मुझे बताएं बात समझ में आ रही है? सब लोग मुझे कंफर्म करो बात समझ में आती? 3 एसओएफपी की बात हो रही है। ओपनिंग एसओएफपी वो एसओएफपी नहीं है जो कि पिछले साल की है, बल्कि पिछले साल के पहले दिन की एसओएफपी जो है, जो पिछले साल के पहले दिन की जो एसओएफपी है, यानी डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस की जो एसओएफपी है, उसको ओपनिंग एसओएफपी कहा गया है। मुझे बताएं सब लोगों को बात समझ में आती है? सिर्फ अब्दुल अजीज ने बेटा, बाकी सारी आवाम बैठी हुई है, सब लोगों ने कंफर्म करना है। ओके की रिपोर्ट है? आप सब लोगों ने बल्कि मेजॉरिटी बहुत सारे लोगों ने ऑडिट का पेपर पढ़ा है और शायद चंद लोगों ने ऑडिट कर भी लिया होगा। एक प्रैक्टिकल बात है, मैं सब्जेक्ट से इतना लिंक नहीं कर सकता, मैं F8 का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूं कि लेट अस सपोज एक कंपनी का ऑडिट पहले फर्ग्यूसन्स करती थी और फिर कुछ साल गुजरने के बाद कंपनी के शेयर होल्डर्स ने वो ऑडिटर चेंज करा दिया, फर्ग्यूसन्स के बजाय EY करा दिया। सही है? एक कंपनी है जिसका पहले ऑडिटर फर्ग्यूसन्स था और फर्ग्यूसन्स को चेंज करा के अब शेयर होल्डर्स ने क्या करवा दिया है? EY करवा दिया। तो नया ऑडिटर आ रहा है, सुनना मेरी बात को, नया ऑडिटर आ रहा है। तो जब भी कोई नया ऑडिटर आता है ना, तो वो सबसे पहले, इससे पहले कि इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करे, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन पेश करे, वो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस की टेस्टिंग करता है, ओपनिंग बैलेंसेस की टेस्टिंग करता है। यानी वो पिछले ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स को भी रिव्यू करता है, वो ओपनिंग बैलेंसेस उसको पहले रिव्यू करता है, क्योंकि नया ऑडिटर ये बोलता है कि अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही ईमान नहीं होगा तो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर घंटा ईमान होगा। तो पहले वो ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर ऑडिट करता है, फिर वो जाके क्लोजिंग बैलेंसेस के ऊपर ऑडिट करता है। यहां भी तो यही हो रहा है। जब पहली बार जिंदगी में आप आईएफआरएस फॉलो करने जाएंगे तो हम जिस दिन, यानी जो डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस है, उस दिन अपने मुताबिक आईएफआरएस की बैलेंस शीट बनवाया करेंगे। फिर जरा सोचो, एक बार यहां पे आईएफआरएस वाली एक बार यहां पे एसओएफपी बन गई, तो फिर उसके बाद यहां से यहां आना और फिर यहां से यहां चले जाना कोई मुश्किल बात नहीं हुआ करेगी। असल क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? 1 जनवरी X2 वाला ये पूरा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई सबको ये बात? So there are two terms we have already discussed: date of transition to IFRS and opening IFRS SOFP. Agreed? एक और तीसरी टर्म है, तीसरी टर्म। अच्छा, ये तीसरी टर्म क्या है? इस टर्म का नाम है डीम्ड कॉस्ट। डीम्ड कॉस्ट, डीम्ड। अच्छा, कॉस्ट का मतलब वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड? डीम्ड का मतलब क्या होता है? डीम्ड का मतलब क्या है? एनीवन? कॉस्ट का मतलब वी ऑल अंडरस्टैंड, डीम्ड का मतलब क्या है? डीम्ड का मतलब है अज्यूम करना। हाँ, डीम्ड मीन्स टू अज्यूम। डीम्ड का मतलब क्या हुआ भाई? डीम्ड का मतलब हुआ अज्यूम करना, अज्यूम करना। अब सिनेरियो है क्या, प्लीज जरा सुनिएगा। आईएफआरएस 1 कहता है डीम्ड कॉस्ट का मतलब है एन अमाउंट यूज्ड एज अ सरोगेट। सरोगेट का मतलब होता है एज एन ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव, an amount used as an alternative for cost or depreciated cost at a given date। मैं आपको थोड़ी सी कहानी समझा देता हूं भाई। जैसे कि मिसाली तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि यूएस गैप के अंदर कोई रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, यूएस गैप के अंदर कोई रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है। तो आप जरा सोचिए मसला क्या है। एक यूएस की कंपनी है, वो अपने एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को पिछले 25 साल से डेप्रिशिएट करती हुई आ रही है। तो जिस दिन वो आईएफआरएस को फॉलो करने पहुंची, उस दिन उसकी नेट बुक वैल्यू बहुत कम नजर आ रही है। हाँ, एक यूएस की कंपनी है, पिछले 25 साल से यूएस गैप फॉलो कर रही है, उसके पास एक बिल्डिंग थी, वो कॉस्ट मॉडल के अंदर उसको ट्रीट करते थे, डेप्रिशिएट करते हुए आ रहे थे। जिस दिन अब आईएफआरएस फॉलो होने जा रहा है, जिस दिन पहली बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने जा रही हैं, उस दिन नेट बुक वैल्यू बहुत कम आ रही है। लेकिन आपको पता है अब आईएफआरएस का मानना क्या है? आईएफआरएस का मानना ये है कि यार आईएफआरएस, पूरी आईएफआरएस की टर्मिनोलॉजीज के अंदर, मल्टीपल आईएफआरएस के अंदर बार बार फेयर वैल्यू का जिक्र किया गया है। और इस बात से जो राइटर है वो आपको इस बात की इंपॉर्टेंस जगाना चाहता है आपके अंदर कि यार देखो, फेयर वैल्यू इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
फेयर वैल्यू इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड देयरफॉर ये बात जरूरी है, ये बात लाजिम है और ये बात वजह है कि हम बार बार अपनी बुक्स के अंदर चीजों की करंट वैल्यू को रिपोर्ट किया करें। यही ट्रांसपेरेंट व्यू है, यही ट्रू एंड फेयर व्यू है। तो आईएफआरएस 1 ये कह रहा है कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ एसेट्स होते हैं जिन एसेट्स को आपने ओरिजिनली नेटबुक वैल्यू पर रिपोर्ट किया हुआ होता है, लेकिन अब क्योंकि हम आईएफआरएस की टर्मिनोलॉजी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि हम आईएफआरएस के स्कोप के अंदर आ रहे हैं और आईएफआरएस फेयर वैल्यू को प्रेफर करता है, तो अब क्या किया जाए। तो आईएफआरएस 1 आपको इस बात की इजाजत देता है, बल्कि इस बात की तायीद करता है। इजाजत क्या, आपको इस बात की तायीद करता है कि जब भी कोई कंपनी अपना कोई भी नॉन मॉनेटरी एसेट, अल्फाज पे याद रखना, जब भी कोई कंपनी अपना कोई नॉन मॉनेटरी एसेट पहले यूएस गैप से आईएफआरएस के अंदर लेकर आए, तो आईएफआरएस 1 इस बात की तायीद करता है कि उन सारे के सारे नॉन मॉनेटरी एसेट्स को आप फेयर वैल्यू पे लेकर आ जाया करें। वैसे सच बात यह है कि यूएस गैप के अंदर कोई फेयर वैल्यू मॉडल यानी रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, लेकिन आईएफआरएस 1 ट्रांसपेरेंसी की खातिर आपको इस बात की तायीद करता है कि जिस दिन पहली बार आप ओपनिंग एसओएफपी बनाएंगे तो उसके अंदर आप अपने सारे नॉन मॉनेटरी आइटम्स को फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर आ जाया करिएगा। ये जो भी फेयर वैल्यू के ऊपर आप चीज को लेकर आएंगे ना, ये जो भी फेयर वैल्यू के ऊपर आप चीज को लेकर आएंगे, हम इस फेयर वैल्यू को एज अ सरोगेट मान लेंगे फॉर कॉस्ट और डीम्ड कॉस्ट, यानी हम इसको एज अ डीम्ड कॉस्ट मान लेंगे अपनी बुक्स के अंदर और फिर कहानी को यहां से शुरू करेंगे। ये बात देखो, कोई लाजिम नहीं है कि आप आईएफआरएस के अंदर आगे भी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करें। ये बात लाजिम नहीं है कि आप आईएफआरएस के अंदर आके भी रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करें, लेकिन जिस दिन डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस होगा उस दिन नॉन मॉनेटरी आइटम को मार्क टू मार्केट करने की तायीद कर दी गई। बोला गया आगे चल के जो करना है करो, आगे चल के जो आईएएस 16 बोलता है वो करो, जो आईएएस 40 बोलता है वो करो, तुम्हें जिंदगी में जो करना है वो करो, लेकिन जब पहली बार ओपनिंग एसओएफपी बनाई जा रही होगी तो चीजों को फेयर वैल्यू पे लेकर आ जाना। ये फेयर वैल्यू हम डीम्ड कॉस्ट मान लेंगे, ये फेयर वैल्यू हम डीम्ड कॉस्ट मान लेंगे। इसके बाद से आगे जो करना है करना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करना है तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के ऊपर कर लेना, फेयर वैल्यू के ऊपर जाना है तो फेयर वैल्यू पे चले जाना, जो जिंदगी में करना है कर लेना, लेकिन पहली बार एज अ डीम्ड कॉस्ट ही सही आपको फेयर वैल्यू पे लेकर आना जरूरी होगा। क्लियर होती है बात ये। So there are three important terminologies which I have already told you। बल्कि बातों बातों में मैंने चौथी टर्मिनोलॉजी का थोड़ा सा जिक्र ही कर दिया, व्हाट इज फेयर वैल्यू। अच्छा, फेयर वैल्यू की डेफिनेशन में बड़ा, इस लेक्चर के अंदर मैं फेयर वैल्यू की डेफिनेशन में इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आईएफआरएस 13 के अंदर ये डेफिनेशन बिल्कुल इन डिटेल कवर्ड है ऑलरेडी। तो हम वहां पे जाके फेयर वैल्यू की डेफिनेशन को बिल्कुल सुकून से और बिल्कुल टाइम लगा लगा के पढ़ेंगे, बट इट इज नॉट माय टॉपिक राइट नाउ, इट इज नॉट माय टॉपिक राइट नाउ। सो डू वी अंडरस्टैंड कि देयर आर एटलीस्ट थ्री इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज टू अंडरस्टैंड। Date of transition to IFRS, opening of the earliest period presented. Number 2 is opening SOFP 1 जनवरी X2 वाली होगी, और तीसरी बात हो गई फेयर वैल्यू पे लेकर आने वाली बात, और उसको मान लेंगे एज अ डीम्ड कॉस्ट। समझेंगे कि आज से कंपनी स्टार्ट हुई है और आज से इतने का ही एसेट खरीदा था। मुझे बताओ क्या ये तीनों बातें सब लोगों को समझ में आती हैं? सब लोगों को, सब लोग प्लीज, हाँ एक दो नहीं बताइएगा, सब लोग मुझे बताएं, आप सब लोगों को बात समझ में आती है? मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मुझे आप लोगों का रिप्लाई नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू कंफर्म इट टू मी। आप जब आवाम की बात नहीं सुनो तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो ओके की रिपोर्ट है ना सब लोगों के लिए। तो तीन चीजें वी हैड डन दिस। अच्छा, अब्दुल अजीज का एक सवाल, सर डेट ऑफ ट्रांजिशन और ओपनिंग सेम होगी ऑलवेज? यस, यानी ओपनिंग का मतलब ही यही है, ओपनिंग एसओएफपी का मतलब ही यही है, SOFP made at the date of transition of IFRS, opening SOFP made at the date of transition to IFRS, बिल्कुल राइट, ओके। अच्छा, डीम्ड कॉस्ट रिजवान में रिपीट कर देता हूं बेटा। डीम्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? डीम्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि जब कोई कंपनी पहली बार आईएफआरएस के ऊपर आ रही होगी तो बेटा उसने फेयर वैल्यू पे चीजों को लेकर आना है। सारे नॉन मॉनेटरी आइटम्स बोले तो जैसे अदर देन कैश एंड रेडिली आइटम्स रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश,
नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर अदर देन मॉनेटरी आइटम्स, यानी वो कैश नहीं है, वो रिसीवेबल नहीं है, मिसाल के तौर पे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मिसाल के तौर पे वो इंटेंजिबल एसेट है, मिसाल के तौर पे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। आईएफआरएस 1 ये कहता है कि डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस को अरबा इसको फेयर वैल्यू पे लेकर आना लाजिम होगा। आप सारे के सारे नॉन मॉनेटरी आइटम्स को फेयर वैल्यू पे लेकर आइएगा एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस, और फिर हम इस फेयर वैल्यू को डीम्ड कॉस्ट मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि जैसे ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है, आज ही आपने एसेट खरीदा है, आज ही से सारी कहानी आगे चला करेगी। सारी पुरानी हिस्टोरिकल डेप्रिशिएटेड कॉस्ट को हम भुला देना चाहते हैं और आज से एक नई कहानी शुरू किया करेंगे, और वो नई कहानी आप शुरू कर लें डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फेयर वैल्यू पे लेकर आना नॉन मॉनेटरी आइटम्स को लाजिम होगा एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस, और उनको ये माना जाएगा कि जैसे ये डीम्ड कॉस्ट है, यानी आज हमने ये एसेट आज ही खरीदा है और इतने का खरीदा है। क्लियर होती है बात? ये रिजवान, अरबा वगैरह मुझे सब लोग कंफर्म करो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम लोग ओके नहीं बोल दोगे। बात समझ में आती है? ओके की रिपोर्ट है? रिजवान ओके हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल सही है सर, करना क्या है, करें क्या? सही है ना? आईएफआरएस 1 की लॉजिक समझ में आ रही है, आईएफआरएस 1 की टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है, लेकिन करना क्या है भाई? करना क्या है? करना कुछ आपको काम करने पड़ेंगे। जरा सुनो, कहते हैं ये वाला पॉइंट पढ़ना, सुनना, ये क्या करना है। An entity shall prepare and present an opening SOFP at the date of transition to IFRS। सुनो, सब लोगों से सवाल है, सब लोगों से, और मैं देखता हूं कितना जल्दी कोई जवाब दे सकता है। सुनना, सवाल है, an entity shall prepare and present an opening IFRS SOFP at the date of transition to IFRS। ये डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस कौन सी डेट थी? कह रहे हैं जिस दिन डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस होगी उस दिन आपने एक एसओएफपी बनानी है। ये कौन सी डेट थी? कौन सी डेट थी जरा बताना, जल्दी से बताओ, कौन सी डेट को एसओएफपी बनाने की बात हो रही है भाई? 1 जैन X3, द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड, यानी शायद हमारी मिसालों के अंदर 1 जनवरी X2 की बात हो रही है। कह रहे हैं आपने करना क्या है? वो आपका सवाल था ना सर, बातें समझ में आ रही हैं लेकिन हमें करना क्या है? तो भाई जवाब ये है कि आपने करना ही है, पहला काम आपने ये करना है कि आपने एक ओपनिंग एसओएफपी बनानी है एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू आईएफआरएस, यानी हमारी मिसाल के अंदर 1 जनवरी X2 की बात हो रही थी। क्लियर? फिर मरियम उसके बाद क्या करेंगे? कह रहे हैं दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इट्स अकाउंटिंग इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि जिस दिन से दुनिया के अंदर, यानी उस कंपनी के लिए दुनिया के अंदर आईएफआरएस की अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। पहला काम आपने क्या करना है? ओपनिंग एसओएफपी बनानी है। अच्छा सर, पहला काम हमने ये कर लिया कि ओपनिंग एसओएफपी बना ली, क्या कोई और काम हमने करना है? बिल्कुल, आपने एक और काम करना है। आपने एक और काम ये करना है कि आपने अपनी पहली आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जरा सुनना, आपने अपनी पहली आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब किसी को पता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट मींस बोल के, बोल के, जैसे अभी समझो ना, एक्सप्लिसिट मतलब बोल के, निकाह के अंदर बुलवाना है कि कबूल है। आई मीन ऐसे जैसे अपने ये अब्दुल अजीज कहते हैं ना, सर उसकी ना में भी हाँ है, सर उसकी खामोशी में हाँ है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब हाँ है तो बोल के है, जब ना है तो वो भी बोल के है। तो उसकी ना में अब्दुल अजीज हाँ नहीं है। तो आईएफआरएस भी यही कह रहा है। आईएफआरएस कह रहा है जब आप पहली बार मुझे फॉलो करने जाएंगे तो खामोशी से फॉलो नहीं करना, आपने एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर देना है। एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर देना है अपनी एसओएफपी की, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि हाँ आज से मैंने आईएफआरएस को कबूल किया। तो पहला तो एक्सप्लिसिट होना जरूरी है। दूसरा अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड and explicit and unreserved statement in those financial statements of compliance with IFRS। आपको अपनी पहली IFRS के अंदर एक एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हाँ मैंने आज से IFRS को फॉलो किया, ऑफ कंप्लायंस विद IFRS। आपने एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व्ड,
एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, बोल के। अनरिजर्व्ड का मतलब क्या होता है बेटा, अनरिजर्व्ड का मतलब होता है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल माफी है ये, कंडीशनल नहीं, कंडीशनल नहीं। ये नहीं कह सकते 2 साल हम चेक करेंगे, अच्छा लगा तो और आगे फॉलो करेंगे वरना वापस यूएस गैप, ये नहीं हो सकता। एक एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड का मतलब अनकंडीशनल आपको स्टेटमेंट कोट करनी पड़ेगी कि हाँ मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, सारे के सारे आईएफआरएस को फॉलो किया और आज से मैं इसके ऊपर ईमान लेकर आया करूंगा, इसके ऊपर कंप्लायंस किया करूंगा। तो 2 बातें हो गई। पहली, एक ओपनिंग एसओएफपी बनानी है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने एक एक्सप्लिसिट, याद रख लो, एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व स्टेटमेंट देनी है बेटा अपनी बुक्स के अंदर, एक डिस्क्लोजर देना है अपनी बुक्स के अंदर। 2 बातें हो गई। फिर और क्या करना है, और क्या करना है जरा सुनो। recognize all assets and liabilities whose recognition is required by IFRS. Not recognize items or of assets or liabilities if IFRS does not permit such recognition. क्या कह रहे हैं, जब आप आईएफआरएस के ऊपर आ गए ना, सुनो, जब आप आईएफआरएस के ऊपर आ गए ना, तो वो वाले एसेट्स और लाइबिलिटीज जिनके बारे में आईएफआरएस ने कहा कि इनको कैपिटलाइज करो, इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को बुक्स में शो करो, तो उनको शो कर देना। और अगर किसी एसेट्स और लाइबिलिटीज को कोई आईएफआरएस मना करता है बुक्स में शो करने से, तो उनको डी रिकॉग्नाइज कर देना। जैसे मैंने आपको बताया ना, यूएस गैप के अंदर बहुत सारे एसेट्स ऐसे हैं जो कि यूएस गैप के अंदर रिपोर्ट नहीं होते, वो आईएफआरएस के अंदर रिपोर्ट होते हैं, तो आपको वो रिपोर्ट करवाने पड़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं जो कि आईएफआरएस में मना है रिपोर्ट करना, लेकिन वो यूएस गैप में रिपोर्ट होते थे, तो उनको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज जिनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, डी रिकॉग्नाइज जिनको नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो रिकॉग्नाइज होने वालों को रिकॉर्ड कर लो और डी रिकॉग्नाइज ना होने वालों को हटा दो। तो ये 2 काम आप लोगों ने कर लेने हैं। 2 बातें हो गई, डन। तीसरा, रीक्लासिफाई आइटम्स एज रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस, ये बहुत जरूरी है बेटा। तीसरा एक काम आपको ये करना पड़ सकता है अपनी ओपनिंग एसओएफपी के अंदर, कि हो सकता है आपको बहुत सारी चीजों को रीक्लासिफाई करना पड़ जाए। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जैसे आईएएस 12 डेफर टैक्सेस पढ़ा था आईएएस 12 के अंदर। हमारे आईएएस 12 के मुताबिक डेफर टैक्सेस चाहे एसेट्स हो चाहे लाइबिलिटीज हो, कभी भी करंट एसेट्स में रिपोर्ट नहीं हो सकते। हमेशा नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लाइबिलिटी होंगे, कभी भी करंट एसेट नहीं हो सकते। नाउ देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि हो सकता है यूएस गैप के अंदर या किसी और गैप के अंदर ऐसी कोई बात होती जिसमें करंट में रिपोर्ट होते होते। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल यूएस गैप ये कहता था कि डेफर टैक्स को तुम करंट में भी दिखा सकते हो, और एक कंपनी पहले दिखाती थी, तो आप तो आईएफआरएस के ऊपर आ रहे हैं, अब करंट में डेफर, डेफर के नाम में ही डेफर है आगे, तो अब आईएफआरएस के अंदर आने के बाद डेफर टैक्स को करंट की क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं दिखाया जा सकता, आपको उसको रिक्लासिफाई करना पड़ जाएगा। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आईएफआरएस के अंदर जो कि ओसीआई में रिपोर्ट हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि पीएनएल में नहीं बल्कि ओसीआई में रिपोर्ट हो जाती हैं, और हो सकता है पुराने गैप के अंदर वो चीजें पीएनएल के अंदर रिपोर्ट होती थी, आपको उसको गैप में लेकर आना, सॉरी ओसीआई में लेकर आना पड़ेगा। और ऐसी जो भी हरकत जो कि हमको करनी चाहिए अकॉर्डिंग्स विद आईएफआरएस आपको करनी पड़ेगी। 3 काम हो गए। ओपनिंग एसओएफपी बनाओ, एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट दो, डिस्क्लोजर दो कि हाँ मैंने आईएफआरएस को फॉलो किया। तीसरा बेटा काम क्या है, तीसरा काम आपका ये है कि आपने उन सारे एसेट्स या लाइबिलिटीज को रिकॉग्नाइज कर लेना है जिनका आईएफआरएस कहता है, उन सबको डी रिकॉग्नाइज कर लेना है जिनका आईएफआरएस मना करता है, और तीसरा काम आपका ये है कि आपने क्लासिफिकेशन प्रॉपर रखनी है इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। आपने ये सारे काम करने होंगे। मुझे बताएं, सब लोगों को यहां तक की बात समझ में आती है? आर वी गुड विद इट? हमने समझ लिया कि 3 काम क्या करने। हाँ, ओपनिंग एसओएफपी, डिस्क्लोजर एक्सप्लिसिट अनरिजर्व्ड, तीसरा रिकग्निशन डी रिकग्निशन और प्रॉपर क्लासिफिकेशन। ओके है यहां तक बेटा? सब लोग कंफर्म कर दें, ओके हो गया? सब लोग बेटा, सब लोग मीन सब लोग, इक्का दुक्का तिक्का नहीं बेटा, सारे के सारे लोग कंफर्म करें। ओके की रिपोर्ट है, गुड है। अच्छा, तो इसका मतलब सर अगर इन टोटल बात करें, सर जी सर इन टोटल बात करें, तो जब IFRS 1 फॉलो हो रहा होगा पहली बार, तो आपकी बुक्स में क्या क्या आएगा, यानी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या है, इन टोटलिटी क्या क्या है? तो भाई इन टोटलिटी 3 SOFP होंगी मरियम, 3 SOFP। 3 क्यों? 3 क्यों? 1 जनवरी X2 वाली,
31 दिसंबर X2 वाली और 31 दिसंबर X3 वाली, टोटल 3 SOFP जाएंगी भाई, 2 PNL जाएंगे। ओपनिंग PNL कुछ नहीं होता, PNL हमेशा फॉर द पीरियड होता है, तो ओपनिंग PNL कुछ नहीं होता। तो 3 SOFP हैं, 2 PNL हैं, 2 कैश फ्लोज हैं, 2 सोर्सेज हैं और बाकी 2 डिस्क्लोजर्स हैं। तो एडिशन क्या है? वैसे भी देखें, वैसे भी 2 बैलेंस शीट, 2 PNL और 2 ही सब कुछ रिपोर्ट होता है। एडिशन ये है कि अब SOFP 3 हो गई है, एडिशन ये है कि अब SOFP 3 हो गई है। तो 3 SOFP, 2 PNL, 2 कैश फ्लोज, 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और 2 मतलब डिस्क्लोजर्स तो होते ही होते हैं। तो ये सब कुछ 2 करके एक SOFP 3 हो गया। क्लियर हो गई सबको ये बात? यहां तक भी सबको क्लियर है ना? मुझे ओके करते रहा करें, बात बात पे आप ओके कर दिया करें, सो दैट मुझे तसल्ला रहे कि यार सीन ऑन है। क्लियर हो गई बात ये? ओके गुड। एक एक इंपॉर्टेंट बात और है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। एक, वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन एक बड़ी विद रेलेवेंस टू एग्जाम बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा उसको सुन लीजिएगा। There is a topic which is related to designation of financial assets and liabilities. Although ये बात सच है कि फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज आपने बहुत डिटेल में तो शायद ना पढ़ा हो अभी तक, लेकिन आपने अपनी प्रीवियस स्टडीज के अंदर कुछ हद तक आपको पता है फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या है। हाँ याद है ना? फाइनेंशियल एसेट बोले तो हाँ मरियम, बिल्कुल ऐसा ही है मरियम, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग SOFP पे है वो बिल्कुल सही है। अच्छा हाँ, तो वी नो यार फाइनेंशियल एसेट्स क्या आते हैं भाई? फाइनेंशियल एसेट्स कैश, राइट टू रिसीव कैश, राइट टू रिसीव अदर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अनदर एंटिटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी, पोटेंशियली फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी रिमेंबर कि यार ये फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज वाली बात जो है ना, ये कहाँ थी? IFRS 9 के अंदर थी। अच्छा, अब उससे रिलेटेड सिर्फ एक लाइन है जो कि अभी रेलेवेंस है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डिटेल में अभी बात नहीं कर रहे क्योंकि IFRS 9 अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सी हिंट है IFRS 1 क्या कहता है। An entity is permitted, allowed to designate a previously recognized financial asset or liability as measured under fair value through profit or loss. बहुत सारी दुनिया के अंदर बॉडीज ऐसी हैं जिनके यहाँ मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेट है। US गैप के अंदर भी एक अरसे तक मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं था, एक अरसे तक मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं था। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट आई बिलीव कि IFRS तो जरा सोचो, IFRS तो हर चीज पे मार्क टू मार्केट करा देता है, बात बात पे साला मार्क टू मार्केट करा देता है, हर चीज फेयर वैल्यू पे लेकर आता है, लेकिन दुनिया के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं थे। तो हो सकता है कि आपके पास कोई पहले से फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी था, हो सकता है आपके पास कोई पहले से कोई फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी था जो कि पहली वाली अकाउंटिंग बॉडी के अंदर, पहली वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर फेयर वैल्यू पे वैल्यू नहीं होता था, लेकिन आप चाहें तो उसको अपने स्टैंडर्ड में लेकर आने के बाद उसको फेयर वैल्यू पे वैल्यू करवा दें। आपको याद होना चाहिए कि हमारे यहाँ 2-3 मॉडल्स है IFRS 9 के अंदर, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू थ्रू OCI मॉडल और फेयर वैल्यू थ्रू PNL मॉडल। अगर आप ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर आप ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ IFRS अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे आना चाहें तो आप आ सकते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे आना चाहें तो आप आ सकते हैं, कोई मना नहीं है, बस ये कहना चाह रहे हैं, बस और कोई खास बात नहीं है। क्लियर? अच्छा, अगर ये बात आप सब लोगों को समझ में आती है, बल्कि पहले तो मुझे ये सब कंफर्म कर दें कि यहां तक की बात आप सब लोगों को समझ में आती है। अगर यहां तक कि IFRS 1 की बातें आपको समझ में आती हैं तो फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और आपने नोट किया कि IFRS 1 में है ही क्या, है ही क्या, कुछ करना ही तो नहीं है। अब जरा सोचो ना, यही बात बताई भाई, एक एक्स्ट्रा SOFP बन रही है, डेट ऑफ ट्रांजिशन टू IFRS का मतलब समझ लिया, इंपॉर्टेंटली आपने डीम्ड कॉस्ट का मतलब समझ लिया, और बस अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, बाकी तो कुछ और था ही नहीं। अगर यहां तक बात समझ में आती तो वी हैव वन पास्ट पेपर, जिस पास्ट पेपर को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये पास्ट पेपर ना कुछ ज्यादा ही पास्ट है, आप देखें 2011 का पास्ट पेपर है, तब टेस्ट हुआ था IFRS 1। तो अब इतना पुराना पास्ट पेपर है कि इसके ऊपर ना हमने बहुत डिटेल में नहीं जाना, आज के ज़माने के पास्ट पेपर ऐसे नहीं आते हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेल में नहीं जाना कि अब इसका 6 पेज का आंसर लिख रहे होंगे हम लोग, वो करते हैं हम लोग क्लास के अंदर, लेकिन इस वाले सवाल के अंदर इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही IFRS 1 की एग्जामिनेबिलिटी फ्रीक्वेंसी कम है, एग्जाम फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसको कम रखते हैं हम।
और प्लस ये इतना आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि इसके ऊपर बहुत 6-6 पेज का आंसर लिखना डजंट मेक एनी सेंस। तो वी विल जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन, और बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है मेरी, आप लोग सपोर्ट करिएगा। नाउ क्वेश्चन है 2011 का क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिनर कहता है लॉक फाइन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑपरेट्स इन द फिशिंग इंडस्ट्री। लॉक फाइन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इट ऑपरेट्स इन द फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर ये ऑपरेट करती है, एंड हैज रिसेंटली मेड द ट्रांजिशन टू IFRS। मुबारक हो भाई, ये इन्होंने कबूल कर लिया। ये लॉक फाइन एक ऐसी कंपनी है जो कि रिसेंटली IFRS के ऊपर आई, आप समझ गए होंगे IFRS 1 ट्रिगर हो गया। लॉक फाइन्स रिपोर्टिंग डेट इज 30th अप्रैल 2011। 30th अप्रैल 2011 इनका ईयर एंड है। बहुत मुश्किल सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, मुझे पता है कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई मुझे बता सकता है 30th अप्रैल 2011 अगर ईयर एंड है तो व्हाट इज द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू IFRS अंडर IFRS 1? डेट ऑफ ट्रांजिशन टू IFRS क्या होगी? कैन एनीवन टेल? Beginning of the earliest period presented, beginning of the earliest period presented। कह रहे हैं रिजवान साहब, कहते हैं सर 1 मार्च 2010। इज ही राइट और इज ही रॉन्ग? भाई देखिए 30th अप्रैल 2011 हमारा ईयर एंड है, नहीं अरवा, 30th अप्रैल 2011 हमारा ईयर एंड है। तो इस साल का स्टार्ट क्या हुआ? इस साल का स्टार्ट हुआ 1 मई 2010। हाँ भाई 1 मई 2010 इस साल का स्टार्ट हो गया है भाई रिजवान। तो जरा सोचो पिछले साल का स्टार्ट क्या होगा? तो पिछले साल का स्टार्ट इज गोइंग टू बी 1 मई 2009, सो दैट आवर डेट ऑफ ट्रांजिशन टू IFRS इज 1 मई 2009। आर वी गुड विद इट? क्लियर है सब लोग को? ओके है भाई। 1 मई 2009 is the date of transition to IFRS, is the date of transition to IFRS। आगे थोड़ा सा देखो लिखा हुआ भी है, सही है जी, पढ़ते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं इन दी IFRS ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 1 मई 2009। सही बनाइए, सही बनाइए भाई। ओपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ओपनिंग SOFP बना रहे हैं 1 मई 2009 को, बिल्कुल सही बना रहे हैं। In the IFRS opening statement of financial position on 1 May 2009, Lock Fine elected to measure its fishing fleet ships, its fishing fleet at fair value and use that fair value as deemed cost in accordance with IFRS 1 first time adoption of international financial reporting standards। सही कर रहे हैं? मुझे बताएं सही कर रहे हैं? Does IFRS 1 allow to use fair value as a surrogate of deemed cost? It allows, it allows। बिल्कुल सही कर रहे हैं, परफेक्ट काम कर रहे हैं। हमें लिख के देना पड़ेगा कि यस IFRS 1 के अंदर ये अलाउड है, ये रिक्वायर्ड है, ये बिल्कुल सही किया जा रहा है। एग्जामिनर कह रहे हैं अच्छा आप फेयर वैल्यू पे लेकर आ रहे हैं, ये हरकत सही है। सुनना, फेयर वैल्यू पे लेकर आ रहे हैं, ये हरकत बिल्कुल सही है। अब सवाल ये है कि क्या सही फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर आ रहे हैं? देखो ना भाई, इंसान तो खता का पुतला है, इंसान तो गलती करेगा। इंसान एक काम ये सही कर रहा है कि चीज को फेयर वैल्यू पे लेकर आ रहा है, IFRS 1 ने उसको अलाउ किया, लेकिन गलत फेयर वैल्यू पे ले आया है, तो ये रिस्क अभी भी है। तो कहते हैं द फेयर वैल्यू वॉज एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस प्रोवाइडेड बाय 2 इंडिपेंडेंट सेलिंग एजेंट्स। मुझे बताएं फेयर वैल्यू का अंदाजा, फेयर वैल्यू का अंदाजा हमने इंडिपेंडेंट एजेंट से जाके लगवाया। सही किया या गलत किया? इंडिपेंडेंट एजेंट से जाके, इंडिपेंडेंट एजेंट से जाके फेयर वैल्यू का अंदाजा लगवाया। गलत या सही? अब्दुल अजीज कह रहे हैं सर गलत किया है। सही किया है यार, गलत क्या है? अरे फेयर वैल्यू कोई अपनी सब्सिडरी से थोड़ी डिटरमिन करवाओगे, फेयर वैल्यू तो जाहिर सी बात है किसी इंडिपेंडेंट पार्टी से डिटरमिन कराओगे ना, वरना तो क्रिएटिव अकाउंटिंग होगी। भाई आप सोचे ना, गलत थोड़ी किया है कुछ। इन दो, एक नहीं दो इंडिपेंडेंट एजेंट से, दो इंडिपेंडेंट एजेंट से जाके एडवाइस ली गई है कि हम फेयर वैल्यू क्या लें अपने फिशिंग फ्लीट की, यानी अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। सही किया है, बहुत अच्छा काम किया है, यही तो है, बिल्कुल सही काम किया। मार्केट वैल्यू इंडिपेंडेंट लोगों से जाके निकलवाई है। अग्रीड? अब्दुल अजीज बात समझ में आती है?
कहते हैं द फेयर वैल्यू वाज एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन द वैल्यूएशंस प्रोवाइडेड बाय टू इंडिपेंडेंट सेलिंग एजेंट्स, both of whom provided a range of values within which the valuation might be considered acceptable. हमने दो इंडिपेंडेंट एजेंट्स को पकड़ा और उनसे फेयर वैल्यू ली, और दोनों इंडिपेंडेंट एजेंट्स, मिसाल के तौर पे ए और इंडिपेंडेंट एजेंट बी, उन दोनों ने रेंज बताई फेयर वैल्यू की। यानी आपकी जो फिशिंग फ्लीट है उसकी फेयर वैल्यू बनती है मिसाल के तौर पे ए ने बोला 10 से 12 के दरमियान, और बी ने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि यार मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 12 से 14 के दरमियान। दो एजेंट्स पकड़े इंडिपेंडेंट, अच्छा काम किया, दोनों ने अपने को रेंजेस बता दी, रेंजेस कि यार 10 से 12 और 12 से 14 के दरमियान दोनों ने बताई ये लगभग आपकी फ्लीट की वैल्यू है। अच्छा, लॉकफाइन ने क्या किया? लॉकफाइन कैलकुलेटेड फेयर वैल्यू एट द एवरेज ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट्स इन द टू रेंजेस प्रोवाइडेड। अच्छा, लॉकफाइन ने क्योंकि दो लोगों से एडवाइस ली थी तो लॉकफाइन ने क्या किया? दोनों का एवरेज ले लिया। इंडिपेंडेंट एजेंट लिया, सही किया, उसने रेंजेस प्रोवाइड करी, ये भी बात भी सही है भाई। एग्जैक्ट तो कोई अब खुदा तो नहीं है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, उन्होंने रेंजेस बता दी, सही है भाई। आपने दोनों रेंजेस का एवरेज ले लिया, ये बात भी मैं समझता हूँ कुछ हद तक सही है भाई, आपने रेंजेस का एवरेज ले लिया। फिर कहते हैं जो एवरेज लिया ना, वो अपने एसेट्स को मेजर करने के लिए एवरेज लिया हायर वैल्यूज का। देख रहे हो, लॉकफाइन कैलकुलेटेड द फेयर वैल्यू एट द एवरेज ऑफ हाईएस्ट अमाउंट्स इन द टू रेंजेस प्रोवाइडेड। 14 और 12 का एवरेज ले लिया, 14 और 12 का एवरेज लेके 13 की फेयर वैल्यू निकाली है इन्होंने। अब मुझे मसला है, अब मुझे मसला है, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा मतलब बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ कॉमन सेंस एडवाइस। इट शुड हैव बीन कि यार या तो आप एक ही बंदे से ना एक फेयर वैल्यू का एस्टिमेट ले लेते और स्पेसिफिकली अपने एसेट का लेते। मेरे हिसाब से अगर आप खालिसतन अपने एसेट्स का, खालिसतन अपने एसेट की जाके फेयर वैल्यू निकलवाते ना भाई, अगर आप खालिसतन अपने एसेट की जाके फेयर वैल्यू निकलवाते तो शायद आपको फिक्स्ड अमाउंट मिल जाती, फिशिंग फ्लीट की एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाती कि यार ये आपके एसेट की फेयर वैल्यू। आपने ये नहीं किया। मोस्ट लाइकली आपने क्या किया होगा कि आपने अपने घर की फेयर वैल्यू पता लगवाने के लिए मोहल्ले के घरों की फेयर वैल्यू पता लगवा ली। एक तरीका ये है ना कि आप एक स्टेट एजेंट के पास गए, आपने बोला यार मेरे घर की फेयर वैल्यू बता दे कितनी है, तो वो आपको बता देगा। एक बात ये है कि आपने बोला कि यार यहाँ इस इलाके में कितने के घर होते हैं, तो उसने आपको एक रेंज बता दी कि यार इतने के घर होते हैं। अब उसमें से आप एवरेज निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं यार मेरा घर इतने का होना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी हो रही है। या तो आप स्पेसिफिकली अपने एसेट की जाके फेयर वैल्यू निकलवाते, या फिर चले आपने एवरेज काम करना था, आप एवरेज काम कर लें, लेकिन फिर एवरेज काम प्रूडेंसी के साथ हायर ऑफ पे नहीं होना चाहिए था, लोअर ऑफ पे होना चाहिए था। आई मीन इट शुड हैव बीन 10 एंड 12, ये 10 प्लस 12 करते तो तकरीबन आपके पास शायद आई डोंट नो दिस वुड हैव बीन समवॉट क्या 10.5 11, हाँ ये करते तो 11 पे चले जाते। तो मेरा कंसर्न यहाँ पे कोई खास कंसर्न नहीं है, IFRS 1 तो सही फॉलो हो रहा है, सरोगेट फॉलो कर रहे, बहुत अच्छा फॉलो करे। हाईएस्ट अमाउंट्स के ऊपर आई हैव डाउट, हाईएस्ट अमाउंट्स लेना अकलमंदी समझ में नहीं आती है। ओ अग्रीड है यहाँ पे। फिर कहते हैं, अच्छा अब आगे अपनी बात को आगे क्या बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं वन ऑफ द एजेंट्स वैल्यूएशंस was not supported by any description of the method adopted or the assumptions underlying the calculation। वाह, अब खुल रहा है ना बात में। दो एजेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, उनमें से एक एजेंट ने जो रेंज बताई है उसकी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। यानी आपने एजेंट से बोला कि यार मुझे बताओ तुमने फेयर वैल्यू डिटरमिन की है 10 से 12 के दरमियान वाली, ये कैसे आ रही है? उसने बोला ये नहीं बताऊंगा। मैंने बोला अच्छा लिख के दे दे, लिख के दे दे कि 10 से 12 की रेंज होनी चाहिए, मैं अपने ऑडिटर को दिखा सकूं कि मैंने एक वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराई थी, तो मुझे रिपोर्ट बना के दे दो कि भाई इतने की वैल्यूएशन बोली है। नहीं, मैं लिख के भी नहीं दूंगा। One of the agents working was not supported by any description of the method used, ना वो आपको लिख के कुछ देने को तैयार है, तो इसका मतलब बदतमीजी चल रही है, इसका मतलब बदतमीजी चल रही है। तो आपकी एडवाइस क्या है? मेरे हिसाब से तो जो एजेंट आपको सही वैल्यू नहीं बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, इसको तो कटा दें,
जो आपको सही फिगर ही नहीं बता रहा उसको तो कटाएं भाई सबसे पहले, क्या कहते हो, उसको तो कटा दें। और फिर जिस एजेंट ने आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ और डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड के साथ फेयर वैल्यू प्रोवाइड किया है, आप उसकी रेंजेस पे चले जाएं और उसकी रेंजेस का एवरेज निकाल लें। बल्कि जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू IFRS 13 इट इज मैंडेटरी कि आप डिस्क्लोजर्स में ये लिख के बताएंगे कि आपने फेयर वैल्यू डिटरमिन करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया है। तो जो एक एजेंट है ना जो आपको बोल रहा है यार मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने कौन सा वाला मेथड यूज किया है फेयर वैल्यू डिटरमिन करने के लिए, वो आपको पागल बना रहा है, वो आपको पागल बना रहा है। आप उसकी फेयर वैल्यू को इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मुझे बताएं, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आगे क्या कह रहे हैं, वैल्यूएशंस वर प्रिंसिपली बेस्ड ऑन डिस्कशंस विद पोटेंशियल बायर्स। लॉकफाइन विश टू नो द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द यूज ऑफ डीम्ड कॉस्ट। क्या डीम्ड कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू IFRS 1 कर सकते हैं। And whether agents estimates were a reliable form of evidence on which to base the fair value calculation of tangible assets to be then adopted as deemed cost। दो सवाल पूछे। पहला पहला पूछ रहे हैं बताओ ये डीम्ड कॉस्ट का लफ्ज आया कहां से है, प्रिंसिपल बिहाइंड डीम्ड कॉस्ट क्या है, तो आप बोलेंगे IFRS 1 का प्रिंसिपल है। सेकंड, उन्होंने आपसे पूछा ये जो फेयर वैल्यू जिस तरीके से डिटरमिन की जा रही है, इज इट रिलायबल, इज इट अ रिलायबल एस्टिमेट, तो आप लोग क्या कहते हैं, वन शॉर्ट आंसर दीजिएगा, इज इट अ रिलायबल एस्टिमेट? नो, इट इज नॉट अ रिलायबल एस्टिमेट। दो एजेंट्स को यूज किया, उनमें से एक एजेंट तो बेकार बात कर रहा है, सही जवाब ही नहीं दे रहा, उसको तो कटा देना चाहिए। जो दूसरा एजेंट है उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ कंसिडर करें और उसकी उसकी बेशक उसकी या तो लोअर अमाउंट ले लें या तो उसकी वैल्यूज का एवरेज ले लें, ये पॉसिबल सिनेरियो समझ में आता है। मुझे बताएं सब लोगों को ये पार्ट ए समझ में आ गया? देखिए हमें आंसर नहीं लिखना, आप परवाह ना करें, अभी आंसर नहीं लिखना, ये वो सवाल नहीं है जो पेपर में आता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये सवाल पेपर वाला नहीं है। मैंने ऑल्दो इसका आंसर अभी नीचे स्लाइड में देखोगे बना के दिया हुआ है, इसके आंसर के पॉइंटर्स मैंने बना के ऑलरेडी दिए हुए हैं आप लोगों को, आपने आंसर नहीं सोचना। बताओ सवाल समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आए और उससे रिलेटेड जो हमने गुफ्तगू की है वो आपको समझ में आए, मुझे सब लोग बताएं पार्ट नंबर ए तक ओके की रिपोर्ट है? सब लोग डन हो गई बात ये? ओके। अच्छा, अब पॉइंट नंबर ए तो देखो हमने समझ लिया, अब पॉइंट नंबर ए से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर बी एंड सी तक। अच्छा देखो, पूरे सवाल के अंदर ना जरूरी नहीं है अब हर जगह IFRS 1 ही लग रहा हो, जैसे इस पर्टिकुलर पार्ट ए के अंदर IFRS 1 तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा IFRS 13 भी था, तो वो हमने पढ़ा नहीं है। जो पढ़ा नहीं है ना अभी तक उसके ऊपर हम लोग डीम्ड चलेंगे, उसको बोलेंगे हमें रीजनेबली समझ में आ रहा है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ उसको हम बोलेंगे कि यार वो रीजनेबली समझ में आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ये बात ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू कि बिल्कुल अभी हम आंसर मोड में नहीं है, एग्जाम मोड में नहीं है, अभी हम अंडरस्टैंडिंग मोड में, लिसनिंग मोड में है। क्लियर है बात? हाँ ओके। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी क्या है भाई, Lockfine was unsure as to whether it could elect to apply IFRS 3 business combination. Okay. IFRS 3 business combination you remember? जिसके मुताबिक एक्विजिशन मेथड अकाउंटिंग फॉलो की जाती है और जिसके मुताबिक आप लोग कंसोलिडेशन किया करते थे, याद आ रही है बात? एक कंपनी दूसरी कंपनी को जाके एक्वायर कर ले तो वन सेट ऑफ कंप्लीट अकाउंट्स बनाने पड़ जाते हैं और फिर एक्विजिशन डेट के ऊपर गुडविल निकाली जाएगी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। वो याद है ना तुम लोगों को सारी की सारी बातें IFRS 3 वाली? हाँ ओके है, हाँ क्लियर है ना? तो सुनो, Lockfine was unsure as to whether to apply IFRS 3 business combinations retrospectively to past business combinations on a selective basis because there was no purchase price allocation available for certain business combinations in its opening IFRS statement of financial position। सुनो, आप लॉकफाइन है ना, पास के अंदर कुछ कंपनीज बाय करी थी, जरा सुनो, लॉकफाइन ने पास के अंदर कुछ कंपनीज बाय करी थी, लेकिन जब पहले कंपनीज बाय करी थी तो यूएस गैप फॉलो हो रहा था, तो क्योंकि पहले जमाने के अंदर यूएस गैप फॉलो हो रहा था तो IFRS 3 वाली अकाउंटिंग नहीं हुई। यानी ऐसे अज्यूम कर लो कि जैसे गुडविल सही रिकॉर्ड नहीं हुई, रिकॉर्ड हो गई लेकिन सही रिकॉर्ड नहीं हुई है। राइट हो गई बात?
अब लॉक फाइन आपसे ये पूछ रहा है कि यार देखो अब से तो मैं आईएफआरएस के ऊपर ईमान लेकर आ रहा हूं, तो मुझे अपनी सब्सिडरीज को अपनी बुक्स के अंदर सही सही तरीके से रिपोर्ट करना होगा। हमने बोला हाँ रिपोर्ट करना होगा। तो उसने बोला क्या मैं आईएफआरएस 3 को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर लूं? जवाब कर लो। अभी बताया तो था, recognize all assets and liabilities which are required by IFRS, de-recognize all assets and liabilities which are prohibited by IFRS। तो बता तो दिया था कि जो जो करना है वो ओपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ओपनिंग एसओएफपी के अंदर कर जाओ, कर लो कर लो कर लो, रेट्रोस्पेक्टिव कर लो। लेकिन देखो एक लफ्ज इस्तेमाल किया है इन्होंने, कहते हैं सिलेक्टिव बेसिस। कह रहे हैं लॉक फाइन कह रहे हैं मैंने ना पास्ट के अंदर फॉर एग्जांपल कोई 3 सब्सिडरीज खरीदी हैं, ओके, तो देयर इज S1 एंड देयर इज S2 एंड देयर इज S3। कह रहे हैं यार मैं IFRS 3 फॉलो कर लूं इन बिजनेस कॉम्बिनेशंस के ऊपर। मैंने बोला भाई कर लो। कह रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ S1 में करूंगा, S2 S3 में नहीं करूंगा। मैंने बोला भाई ये क्यों सीन है? अच्छा बाय द वे ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे आपसे पूछ रहा हूं, S2 S3 यानी सारी सब्सिडरीज के ऊपर IFRS 3 क्यों नहीं फॉलो करना चाह रहा होगा? वाई डू दे वांट टू फॉलो ऑन सिलेक्टिव बेसिस? व्हाई? क्योंकि शायद अगर सब पे फॉलो किया जाए तो कोई नुकसान हो रहा हो, कहीं पे गुडविल रिकग्नाइज ना हो रही हो, कहीं पे कुछ इंपेयरमेंट करनी पड़ जाए, कहीं पे कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करनी पड़ जाए, शायद इस वजह से बोला जा रहा होगा यार सिलेक्टिव कर लेते हैं, इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, उसको डी रिकग्नाइज कर लेते हैं, कुछ ऐसा चल रहा होगा। नाउ सिलेक्टिव अकाउंटिंग इज नॉट अलाउड। IFRS 1 के अंदर प्रोहिबिटेड है सिलेक्टिव अकाउंटिंग। बल्कि आपको याद नहीं है, एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट देनी थी आपने टू द कंप्लायंस ऑफ कंप्लीट IFRS। और कंप्लीट IFRS का मतलब सिलेक्टिव बेसिस अकाउंटिंग नहीं है कि इसके ऊपर IFRS 3 कर दें और उसके ऊपर IFRS 3 काम ना करें। दिस इज नॉट अलाउड। आपको सबके ऊपर IFRS 3 फॉलो करना होगा तो करें, वरना मत करें, भाड़ में जाए। बताएं बात समझ में आ रही है सब लोगों को? मुझे सब लोग कंफर्म करें यहां तक की बात सब लोगों को समझ में आ गई? ओके है, राइट हो गई बात ये। चलें आगे बढ़ते। कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मेजर, अच्छा अब पुरानी वाली बात खत्म हो चुकी है। यहाँ सेलेक्टिव बेसिस हम अलाउ नहीं करेंगे, आंसर में ये जाके लिखेंगे सिलेक्टिव बेसिस अलाउड नहीं है। कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अ मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन, फिशिंग राइट्स ऑफ दैट कॉम्बिनेशन वर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ गुडविल। फिशिंग राइट्स ऑफ दैट particular combination was included as a part of goodwill। ये कह रहे हैं फिशिंग राइट्स वर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ गुडविल। फिशिंग राइट्स समझते हैं आप लोग? पहले तो मुझे बताएं फिशिंग राइट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फिशिंग राइट्स? फिशिंग राइट्स का मतलब ये है कि अक्सर आपको गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ता है ना, एक राइट लेना पड़ता है कि आप डीप सी के अंदर जाके एक एक मुल्क के प्रेमिसेस से फिशिंग कर पाएंगे, उसके सी के अंदर से फिशरी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, फिशिंग कर पाएंगे। इसका एक राइट मिलता है गवर्नमेंट से, राइट? वो कह रहे हैं हमारे पास, लॉक फाइन कह रहे हैं हमारे पास, हमने एक कंपनी को एक्वायर किया, हमने एक कंपनी को एक्वायर किया एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। हमने एक कंपनी को एक्वायर किया, उस कंपनी के पास कुछ फिशिंग राइट्स थे, उस कंपनी के पास कुछ फिशिंग राइट्स थे। फिशिंग राइट्स समझते हो ना, इंटेंजिबल एसेट थे। फिशिंग राइट्स का मतलब क्या है? इंटेंजिबल एसेट थे उनके पास, ओके। कह रहे हैं उस सब्सिडरी कंपनी के पास कुछ इंटेंजिबल एसेट्स थे और वो इंटेंजिबल एसेट्स वर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ गुडविल। वर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ गुडविल का मतलब ये हुआ कि दे वर नॉट recognized, they were not recognized as intangible assets। पहले मुझे बताएं यहां तक बात समझ में आ रही है? हम लॉक फाइन है, हमने किसी सब्सिडरी को पास्ट में एक्वायर किया था, उसके पास कुछ इंटेंजिबल एसेट्स मौजूद थे, उसके इंटेंजिबल एसेट्स को हमने सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं किया, बल्कि क्योंकि फिशिंग राइट्स भी इंटेंजिबल एसेट हैं और गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, तो फिशिंग राइट्स वर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ गुडविल। वो अलग से सेपरेटली डेबिट नहीं हुआ, वो गुडविल की कैलकुलेशन के अंदर चला गया। क्लियर होती है बात ये? अच्छा रिजवान और बाकी सब लोग, मेरा आपसे एक सिंपल सौंफ खुशबू सवाल, फिशिंग राइट्स बजाते खुद भी एक इंटेंजिबल एसेट है
और गुडविल भी बजाते खुद एक इंटेंजिबल एसेट है। क्या सब लोग मुझे जवाब देना, इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि हमने फिशिंग राइट्स को सेपरेटली रिकॉग्नाइज किया होता या ना होता? डज इट रियली मैटर कि हमको फिशिंग राइट्स को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करें या एज अ पार्ट ऑफ गुडविल रिकॉग्नाइज करें? डज इट मैटर? डज इट मैटर? मरियम, आप कह रही हैं फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है भाई? क्या फर्क पड़ता है भाई? फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इंटेंजिबल एसेट को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करें या इंटेंजिबल एसेट को पार्ट ऑफ गुडविल बना दें, यानी आपके फिशिंग राइट आपकी शोहरत का पार्ट हो, आपकी गुडविल का पार्ट हो, फर्क पड़ता है इसके अंदर? पड़ता है। पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर अलग से सेपरेट इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करते तो उसके ऊपर अमोर्टाइजेशन हो सकती थी। नहीं, गुडविल वुडविल नहीं सोचो, अगर सेपरेट इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करते तो उस पर अमोर्टाइजेशन हो सकती थी। गुडविल पे कभी अमोर्टाइजेशन नहीं होती। गुडविल बहुत से बहुत इंपेयर हो सकती है, गुडविल कभी भी अमोर्टाइज नहीं होती। गुडविल की कोई यूजफुल लाइफ डिटरमिन नहीं कर सकता, कोई शौहरत की लाइफ डिटरमिन नहीं कर सकता। तो जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो, शौहरत की कोई लाइफ डिटरमिन नहीं कर सकता तो उसकी अमोर्टाइजेशन नहीं होती। अगर अलग से फिशिंग राइट्स रिकग्नाइज हुए होते तो उनकी अमोर्टाइजेशन हो रही होती। मुझे बताएं, ये बात समझ में आ रही है आपको? फर्क पहले बताओ, फर्क समझ में आ गया? सब लोग मुझे खुदा के लिए बताएं, फर्क क्या पड़ता है, ये समझ में आया? एक तरफ अमोर्टाइजेशन हो जाती और एक तरफ नहीं हो पाएगी बिकॉज दे वर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ गुडविल। सब लोग कंफर्म करें मुझे, सब लोग बेटा, सब लोग, दो एक दो नहीं, दो चार भी नहीं, छह आठ भी नहीं, सब लोग। डन हो गई बात? अब कहते हैं the rights could not be recognized as a separately identifiable intangible asset at acquisition under the local gap because a reliable value was unobtainable for the rights. कहते हैं the fishing rights operated for a specified period of time. जरा मुझे बताओगे अरवा, क्या मतलब होता है the fishing rights were operated for a separate for a specified period of time? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि फिशिंग राइट्स की स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम की यूजेज थी? एग्जामिनर कह रहा है दादा उसकी यूजफुल लाइफ थी उसकी यूजफुल लाइफ। अगर फिशिंग राइट्स को अलग रिकॉग्नाइज किया जाता तो वो अलग लाजिम तौर के ऊपर अमोर्टाइज हो रहे होते क्योंकि उनकी यूजफुल लाइफ थी। द फिशिंग राइट्स कैन ओनली बी यूज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यूजफुल लाइफ मौजूद थी तो अमोर्टाइजेशन जरूर होती, हो रही नहीं है, होती, अगर वो सेपरेटली रिकॉग्नाइज हो जाते। कहते हैं ऑन ट्रांजिशन, सुनना, on transition from local gap to IFRS, the fishing rights were included in the goodwill and not separately identified because they did not meet the qualifying criteria as set out in IFRS 1, even though it was known that the fishing rights had a finite life and would be impaired or amortized over a specified over the period specified by the rights. कह रहे हैं भाई कुछ वजूहत की वजह से जब हम लोकल गैप से आईएफआरएस के ऊपर आए, जरा सुनना, अभी कहानी चल रही है। लोकल गैप के अंदर कहने लगे फिशिंग राइट्स पर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ गुडविल, दे वर नॉट सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड। इवन दो उनकी सेपरेट लाइफ थी लेकिन फिर भी वो रिकॉग्नाइज सेपरेट नहीं हुए। कहने लगे कुछ वजूहात की वजह से, क्योंकि सेपरेटली ऑब्टेनेबल वैल्यू नहीं थी, कुछ वजूहात की वजह से क्योंकि सेपरेटली ऑब्टेनेबल वैल्यू नहीं थी, तो जब हमने लोकल गैप से आईएफआरएस के ऊपर शिफ्ट लिया ना, जब हमने लोकल गैप में से आईएफआरएस के ऊपर शिफ्ट लिया ना, तो आईएफआरएस के अंदर भी वो एसेट सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। आईएफआरएस के अंदर भी वो सेपरेटली एसेट रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। आईएफआरएस के अंदर भी वो सेपरेटली एसेट रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। अब कहते हैं Lockfine wishes to amortize the fishing rights over the useful life and calculate any impairment of goodwill as two separate calculations. आपके पास ना एक गुडविल है 10,000 की। अच्छा, इस 10,000 की गुडविल के अंदर ना फिशिंग राइट्स ऑलरेडी शामिल है। ये एग्जामिनर ने बोल इतनी तमीज बांध के कंफर्म कर दिया है फिशिंग राइट्स इस गुडविल का पार्ट है।
अब फिशिंग राइट्स इस गुडविल का पार्ट है ना, तो पता है लॉक फाइन क्या कह रहा है, लॉक फाइन ये कह रहा है कि देखो अभी सुनो लॉक फाइन क्या कह रहा है, लॉक फाइन कह रहा है देखो अभी तुम सब लोग मेरी क्लास के अंदर बैठे हो और तुम सब लोगों ने इस बात को माना है, तुम सब लोगों ने इस बात को माना है कि फिशिंग राइट्स इस गुडविल का पार्ट है, बोला ना तुम लोगों ने बोला ना, और देखो फिशिंग राइट्स की लाइफ भी होती है, तो हम एक काम करते हैं, हम गुडविल को अमोर्टाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। लॉक फाइन क्या कह रहा है, मैं गुडविल को अमोर्टाइज करूंगा, मैं गुडविल को अमोर्टाइज करूंगा। मैंने बोला क्यों करोगे, तो कहने लगे देखो गुडविल के अंदर फिशिंग राइट्स भी शामिल हैं और फिशिंग राइट्स की लाइफ भी होती है, और क्योंकि फिशिंग राइट्स की लाइफ भी होती है लेकिन फिशिंग राइट्स गुडविल के अंदर शामिल हैं, तो हम गुडविल को ही अमोर्टाइज कर देंगे। मेरा सबसे एक सवाल, क्या गुडविल को अमोर्टाइज किया जा सकता है, क्या गुडविल को अमोर्टाइज किया जा सकता है? ये बात तो हकीकत है ना, इस बात पे एडवाइस थोड़ी मांग रहे हैं, ये तो बात हमने कर दी कि फिशिंग राइट्स गुडविल का पार्ट बना दिए गए हैं। अब फिशिंग राइट्स गुडविल का पार्ट हैं, सवाल सिर्फ ये है क्या गुडविल को अमोर्टाइज कर लें, ये बहाना देते हुए कि यार इसमें फिशिंग राइट्स भी तो शामिल हैं और उसकी तो यूजेज होती है कुछ अरसे तक के लिए, तो हम गुडविल को ही अमोर्टाइज कर लेते हैं, चलो क्या ये अलाउड है, क्या ये अलाउड है? नहीं, 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 ये अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये मना है बेटा, ये मना है, ये मना है, ये मना है। आप गुडविल को कभी भी अमोर्टाइज नहीं कर सकते, गुडविल को आप कभी भी अमोर्टाइज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? गुडविल को अमोर्टाइज करने की इजाजत नहीं है। इवन दो कि अगर कोई इतना लंबा चौड़ा सवाल बना दे, अगर इवन दो कोई इतनी लंबी कहानी सुना दे जिसके अंदर वो ये भी बोल दे कि यार देखो मेरी गुडविल के अंदर ये फिशिंग राइट्स शामिल हैं और देखो इनकी लाइफ फाइनाइट होती है, तो चलो यही बात सुन के मुझे गुडविल की अमोर्टाइजेशन अलाउ कर दो, तब भी अलाउड नहीं है, तब भी अलाउड नहीं है। आपको पता है ये सारी कहानी चल क्या रही थी, ये सारी कहानी चली ये रही थी कि ये चाहता ही लॉक फाइन ये था कि वो अपनी गुडविल को अमोर्टाइज कर ले, तो इसने इतनी लंबी कहानी सुनाई। इसने बोला कि हमारे पास देखें भाई, हमारे पास कुछ फिशिंग राइट्स हैं, यूएस गैप के अंदर या लोकल गैप के अंदर ये मना था कि हम फिशिंग राइट्स को सेपरेटली रिकग्नाइज करें, तो हमने नहीं किया। फिर जब हम आईएफआरएस के अंदर आए हमने तब भी नहीं किया, लेकिन देखो ये फिशिंग राइट्स शामिल हैं गुडविल के अंदर, ये लाजिम है। शोहरत का पार्ट ये भी होता है किसी भी फिशिंग कंपनी के लिए, शोहरत का पार्ट ये भी होता है कि आपके पास एक लाइसेंस मौजूद है फिशिंग करने का। तो हमारी शोहरत की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे पास लाइसेंस मौजूद है फिशिंग करने का, और इस लाइसेंस की तो एक यूजफुल लाइफ होती है। ये लाइसेंस तो गवर्नमेंट हमें 3 साल 5 साल 5 10 साल के लिए देती है, तो भाई गुडविल शोहरत के अंदर फिशिंग राइट्स का इंपैक्ट शामिल है। तो और फिशिंग राइट्स कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, तो हम गुडविल को भी अमोर्टाइज कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर लाइफ फिशिंग राइट्स का इंपैक्ट इसके अंदर शामिल है। कह रहे हैं गुडविल को अमोर्टाइज करना चाहते हैं, मेरी कॉम उनको बता देना ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। अंडर एनी सर्कमस्टांस आप गुडविल को अमोर्टाइज नहीं कर लेते। हाँ, अगर ऐसा काम हुआ होता कि फिशिंग राइट्स को एज अ सेपरेट इंटेंजिबल एसेट ट्रीट किया गया होता, तो फिर अकॉर्डिंग टू आईएस 38 आप उसको अंडर द एब्सेंस ऑफ एनी अदर रीजनेबल मेथड आप उसको स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर अमोर्टाइज कर सकते थे, कर सकते थे, कर सकते थे। अभी नहीं कर सकते, वैसे कर सकते थे। मुझे बताएं ये बात सबको समझ में आ रही है? सब लोग मुझे बताएं, बात समझ में आती है? क्या गुडविल की अमोर्टाइजेशन अलाउ कर देंगे? ना, मना है। अगर सेपरेट एसेट होता तो कर लेते, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। मुझे बताओ सब लोगों को बात समझ में आती है? सब लोग, सब लोग? हाँ भाई। तो आपने देखा कि इस पूरे सवाल के अंदर अगर आप नोट करो पार्ट बी के अंदर आईएफआरएस 1 का तो कोई दोष ही नहीं था। इस पूरे सवाल के अंदर आईएफआरएस 1 है किधर? बिजनेस कॉम्बिनेशन लगा और आईएस 38 लगा। इसमें पूरे सवाल में आईएफआरएस 1 है ही नहीं। यही तो चालाकी है बेटा आपके लेवल के एग्जामिनर की, कहता कुछ है करता कुछ है। ये आईएफआरएस 1 का सवाल नहीं है। मैंने आपको बताया, कितनी बार बताया है, एसबीआर के अंदर जो पास पेपर्स आते हैं उसके अंदर एक एक सवाल के अंदर मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो आप देखें यहाँ तो एक एक पार्ट के अंदर मल्टीपल मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, और गुमराह देखो एग्जामिनर कैसे कर रहा है, आपको लेके आईएफआरएस 1 के ऊपर गया, बात किसी और चीज की कर रहा है। अब जो बच्चा आईएफआरएस 1 का जवाब दे चले जा रहा है, 1 का जवाब दे चले जा रहे हैं, वो मार्क्स लूज कर जाएगा, क्योंकि सवाल तो 1 का कभी पूछा ही नहीं था। 1 की जिक्र किया था लेकिन सवाल कभी नहीं पूछा गया था उसका। क्लियर है बात को? डन? ओके।
चलो आप पार्ट सी के ऊपर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, फिर पार्ट सी के ऊपर बात करके इस सवाल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है, डी पार्ट नहीं करेंगे, बस पार्ट सी तक करेंगे हम लोग। डी पार्ट IAS 37 वगैरह से रिलेटेड है, वो जब पढ़ लेंगे उसके उस वक्त कर लेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो सी पार्ट भी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चलो ऐसे कर लेते हैं। कहते हैं भाई यार बल्कि एक काम करो, सी पार्ट भी ना करो ना, सी पार्ट अभी करवाना ज्यादती है आपके साथ। असल में सी पार्ट जो है ना वो प्योर IAS 38 है, और IAS 38 का एक सेपरेट लेक्चर है यार, पूरा एक सेपरेट लेक्चर है। तो IAS 38 से रिलेटेड ये है, फिर IAS 37 प्रोविजंस, IAS 37 से रिलेटेड ये है। तो पार्ट सी और पार्ट डी को अभी मैं डेफर कर रहा हूं, पार्ट सी और पार्ट डी को अभी मैं डेफर कर रहा हूं। बल्कि अगर तुम नोट करो, मैंने अपने आंसर के अंदर भी ये लिखा है, कंसिडर रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 38 एंड 37 फॉर सी एंड डी। तो IAS 38 और 37 वाली रिक्वायरमेंट्स को अभी हम हटा दें, तो क्या आपको पार्ट ए और बी समझ में आ गया? और इसका शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने एक बुलेट पॉइंट्स के अंदर आंसर भी बता दिया है आपके नोट्स के अंदर। मुझे बताएं, सब लोगों को बात समझ में आती है? ओके की रिपोर्ट है यहाँ तक IFRS 1? बस ये IFRS 1 है। IFRS 1 में क्या समझना था, IFRS 1 का ऑब्जेक्टिव क्या है, IFRS 1 में क्या समझना था, IFRS 1 में की टर्मिनोलॉजीज क्या है, IFRS 1 में क्या समझना था सर, 3 SOFE, 2 PNL, 2 SOCIE, 2 कैश फ्लोज, सब कुछ 2-2 रिपोर्ट होगा, ये समझना था बेटा बस। और ये डीम्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये सब बातें समझनी थी, बस IFRS 1 खत्म। बस बस बात समझ में आती है सबको? ओके है? तो विद दिस हमारा IFRS 1 यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। आई होप कि आप सब लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। क्लियर है?